गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज को जो हमारा आर एस परी 2023 है, उसका जो टेस्ट नंबर रहने वाला है वो है 49वां टेस्ट। इससे पहले हमने 48 टेस्ट कर लिए हैं और ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इससे हमने राजस्थान का जो आरएस का जो प्री है उसके सिलेबस को इसमें हम कवर किया है, अच्छे से इसका रिवीजन कर रहा है। तो आज का जो टेस्ट है वो है 49 नंबर टेस्ट। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टेस्ट में हम जो आरएस प्री 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसमें देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बने थे और किस प्रकार के हमने इन जो टेस्ट हमने किए हैं उनमें क्वेश्चन किए, क्या हमने जो 2021 में पेपर बना था उसी प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं। तो आज के टेस्ट में आपको पता चलेगा कि 2021 में है वो जो आपका पेपर था वो कैसा आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन से बने थे। तो चलिए आज का जो टेस्ट है, टेस्ट तो क्या है, ये आपका 2021 का पेपर सॉल्यूशन है, वो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कड़कनाथ एक किस्म है किसकी, मुर्गे की, भैंसे की, बकरे की और सांड की। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, मुर्गे की। अगर ये आपको ऐसे याद नहीं होती तो आपको पता होगा कि राजस्थान में कड़कनाथ योजना एक चली थी मुर्गियों के लिए, मुर्गे के लिए एक योजना चली थी। तो उससे भी आप याद कर सकते थे कि कड़कनाथ है ये किसकी है, ये मुर्गे की एक नस्ल है। जो कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल है ये आपके धार और झाबुआ मध्य प्रदेश में मिलती है ये दो जिले। और दूसरे बस्तर छत्तीसगढ़ में, बस्तर है वो छत्तीसगढ़ का है, तो वहाँ पे भी ये नस्ल है वो देखने को मिलती है। और साथ में गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे इन क्षेत्रों में है ये कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल है वो पाई जाती है। और ये एक चिकन की भारतीय नस्ल है, चिकन की एक भारतीय नस्ल है, जिसे क्या बोला जाता है, इसे काली मासी भी बोला जाता है, काली मासी भी बोला जाता है। और काले मांस वाले मुर्गे के रूप में इसे जानते हैं। तो इसे किस रूप में भी जाना जाता है, काली मासी भी कहा जाता है। क्योंकि काले मांस वाले मुर्गे के रूप में इसे जाना जाता है। तो आपकी जो ये कड़कनाथ एक किस्म है, मुर्गे की एक नस्ल है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इसके अगर आसपास कोई क्वेश्चन बने तो आप ये भी राइट कर सकते हो। आगे बढ़े। MOEMS का पूर्ण रूप है, इसका हमसे पूर्ण रूप पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या होगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, बी व डी, सी व ई, ए व सी और ए व डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कई बार करवाया। मैंने आपको वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दोनों चीजें हैं मैंने आपको अच्छे से करवाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, कीड़ा यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। जल में घुलनशील बचे बी और सी, ये बी और सी है। और बी के जितने भी संकुल वैज्ञानिक है वो सारे के सारे जो आपकी संकुल विटामिन है वो सारे के सारे है वो जल में घुलनशील है, जैसे B1, B2, B5, B6, B12, ये सारे जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील है वो KEDA। तो यहाँ पे डी है लेकिन बी है तो ये नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, सी और ए और डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अब मान के चलिए अगले कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जल में घुलनशील कौन सी है, तो आपको बी और सी याद रखना है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में। तो राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन है थर्ड है उदयपुर में। तो ये कहाँ पे है, उदयपुर में। और कौन सी झील पर है, फतेह सागर झील पर है। फतेह सागर झील है उसके एक द्वीप पर है, ये स्थित है, द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि किस मॉडल पर है आधारित है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी कैलिफोर्निया की एक बिंग बियर झील है। कौन सी, बिंग बियर झील है। उस पे स्थित जो वेधशाला है
उसके मॉडल पर आधारित है। अपने राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में। कौन सी जेल पर? फतेह सागर जेल पर। पूछ ले कब स्थापित की गई थी? स्थापना हुई थी 1975 में। किसके द्वारा? अहमदाबाद में एक वेधशाला ट्रस्ट है, वेधशाला ट्रस्ट है, उसके तहत है वो डॉक्टर अरविंद भटनागर ने की थी। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले तो आप याद रख सकते हैं 1975 में अहमदाबाद वेधशाला ट्रस्ट के तहत डॉक्टर अरविंद भटनागर ने है इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? रेबीज, म्यूक्रोमाइकोसिस, सार्स और प्लेग। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। म्यूकोरमाइसिस है वो एक जूनोटिक रोग है, वो नहीं है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। जाइगोमाइकोसिस है वो बोला जाता था। ये एक है वो कवक जनित बीमारी है, कवक संक्रमण जनित बीमारी है। इसको अगर पूछ ले कि किसके कारण होता है तो आपको याद रखना है माइक्रोमाइसेट्स नामक मोल्ड समूह होते हैं, जिसके कारण है ये रोग होता है। तो आपको याद रखना है म्यूकोरमाइकोसिस है ये कवक संक्रमण यानी कवक जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो हमने पेपर सॉल्यूशन किया है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगा ताकि अगर इनके इर्द गिर्द कोई और क्वेश्चन अब की बार आपके RS प्री 2023 में बनता है तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सही से हों। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, नागकेसर, रोहिड़ा और सूरजमुखी। हम सभी को पता है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अब इसका कई बार रोहिड़े का है वो वानस्पतिक नाम पूछ लेता है, तो अगर वो पूछ ले तो आपको करना है टेकोमेला उंडुलेटा या उंडुलेटा। टोकोमेला उंडुलेटा ये क्या है? रोहिड़े का वानस्पतिक नाम है। अगर आपको पूछ ले कि इसे राज्य पुष्प है वो कब घोषित किया गया, तो राज्य पुष्प है वो घोषित किया गया था 1983 में और ये थार के मरुस्थल में है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड INSAT GSAT उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता? MF, KU, KA और C। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 1। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रवाह विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता हो और उसका गर्भस्थ शिशु हो। ये जो विसंगति है वो कब होती है? तो ये जो क्वेश्चन है मैंने काफ़ी बार आपको करवाया है इसके कि जब माता है वो RH पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पिता है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पूरा मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवाया है और ये क्वेश्चन देखो आपके आया हुआ है। बस इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि माता और इसमें गर्भस्थ जो शिशु है उसके बारे में पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा कि माता तो है वो तो RH नेगेटिव हो और जो उसका शिशु है वो RH सही तो यानी RH पॉजिटिव हो। अगर आपसे पूछ ले कि RH जो रक्त समूह प्रणाली है इसकी खोज है कब और किसके द्वारा, तो 1940 में किसके द्वारा? जो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो राजस्थानी मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाड़मेर है वो मरु त्रिकोण में नहीं आता। राजस्थान के 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर है इस मरु त्रिकोण में आती हैं और इन्हीं 3 शहरों के कारण है वो राजस्थान को दुनिया में रंगीन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। ध्यान रखना है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, बाड़मेर नहीं है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 अगस्त 2019, 12 सितंबर 2019, 15 अगस्त 2020 और 26 जनवरी 2020। तो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। 12 सितंबर 2019 से लघु और जो सीमांत किसान हैं उनको पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है वो स्टार्ट की गई थी 12 सितंबर 2019। राइट आंसर ऑप्शन 2।
अगला क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थित कीमतों पर 2011-12 यानी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इसमें ये जो है ये आपके आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वृहद आर्थिक परिदृश्यों का परिचय ये टॉपिक होता है। इससे आपके कई बार क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं। अब आपके जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 थी इसमें पूछ लिया गया स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। प्रचलित कीमतों पर भी पूछा जा सकता था, आपके स्थिर कीमतों पर जीडीपी, प्रचलित कीमतों पर जीडीपी, और अब की बार ये एक नया आया था आपका GSVA यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो ये भी इसमें वृद्धि दर है वो भी पूछ ली जाती है प्रचलित कीमतों पर और आपके स्थिर कीमतों पर, ये सब है वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, अब ये तो 2020-21 के वो तो हमें याद ही नहीं करनी, हमें याद करनी है 2022-23 की। तो अगर प्रचलित कीमतों पर पूछ ले तो वो कितनी है आपकी 156149, ये तो है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमत पर आपकी अगर पूछ ले तो स्थिर कीमत पर आपकी कितनी है 86,134। तो आपको याद करनी है आगे वाली। इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीछे आर्थिक समीक्षा से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनी है, तो ये चैप्टर हमें अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, और जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग है वो वास्तविक जीडीपी के गणना के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावों यानी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? मानव संसाधन विकास विभाग, उद्योग निदेशालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजना विभाग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, 2021-22 के अनुसार बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। अभी राजस्थान बजट से भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान बजट और आपका कौन सा आर्थिक समीक्षा दोनों के दोनों से है। आपके क्वेश्चंस है वो 10 से 15 बनेंगे, आपको अच्छे से इनको कवर करना है। हम जब पीछे के पेपर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं या फिर किसी पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि हम उस सॉल्यूशन को देखकर हम आगे के जो हमारा टेस्ट होगा पेपर होगा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। इस क्वेश्चंस का अगर आप राइट आंसर देखें तो इसका तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए अपना अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? मैंने आपको बोला था ना कि इंडेक्स से है वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। अब ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लिया तो 2021 वाला से हमें क्या लेना, हमें याद करना है 2023 का। तो अगर 2023 की बात करें तो भारत का 137 देशों में से भारत की रैंक रही है 126वीं। पीछे के कुछ टाइम से है वो भारत की जो रैंक है वो सुधरी है। अगर पहले बात करें कि जो 2022 है उसमें क्या रही थी तो वहाँ पे 136वीं रैंक रही थी, 21 में और भी कम थी 139वीं रैंक थी, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में अब की बार है ये जो रैंक है वो सुधरी है। तो आपको याद रखना है 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, 137 देशों में 126वां स्थान रहा है। तो इस प्रकार जितने भी आपके इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। आपके 2-3 क्वेश्चन इनसे जरूर बनते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन,
बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? घास का मैदान में, समुद्री, टुंड्रा या वन क्षेत्र में? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। बायोमास का जो एक उल्टा पिरामिड होता है वो समुद्र में पाया जाता है। तो एक तालाब हो, कोई भी तालाब मान लीजिए, या फिर आप जलीय पारिस्थितिक तंत्र, तालाब को क्या बोलते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो उसमें बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इवान सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है 4th। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक आनुवंशिक समस्या होती है या फिर आनुवंशिक बीमारी होती है, आनुवंशिक समस्या होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक होता है, शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो देरी से होता है। इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल है वो 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को बनाया जाता है। ट्राइसोमी यानी 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के होती है तो उसे क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है पटाऊ सिंड्रोम, तो वो होता है 13वें गुणसूत्र के कारण। तो आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम 21वां और पटाऊ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, जापानी इन्फेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? लाल रुधिर कोशिकाएं, फेफड़े, मस्तिष्क और त्वचा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 3rd, मस्तिष्क को। जापानी इंसेफेलाइटिस एक मच्छर होता है, मच्छर जनित है, वो वायरल संक्रमण होता है। क्या होता है? वायरल संक्रमण होता है। इसमें क्या होता है, जो ये जापानी इन्फेलाइटिस फ्लेवी वायरस परिवार का एक है वो विषाणु होता है, यानी वायरस होता है। और इसका अगर आपसे पूछ ले कि वाहक कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वाहक आपसे पूछा जाता है तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर। मैंने आपको कल या परसों ही आपको इस पे ऐसे क्वेश्चन है वो करवाए थे, जिसमें मैं साइंस एंड टेक की जो क्लास लेके आई थी उसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात यानी पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शित विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ है? क्या अर्थ होता है? 3840 × 1080 पिक्सेल्स, 720 × 1080 पिक्सेल्स, 1920 × 1080 पिक्सेल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3rd। अगर ये 16:19 पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो को देखें तो ये हमारे किस में होता है, जो अपना स्मार्टफोन होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये पाया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट है यही होता है, यानी कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी हो तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? जोधपुर में, झालावाड़ में, अजमेर में और जयपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1st, जोधपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उसकी स्थापना कब हुई थी तो ये आपका राइट आंसर हो जाए 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 4th, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG है उसमें मुख्यतः होता है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन? तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन 1st, मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है, इसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, क्वांटम डॉट है एक कल्पित नैनो रोबोट, अर्धचालक नैनो संरचना, 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब और रेडियो एंटीना का नैनो
स्केल अनुरूप। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। जो क्वांटम डॉट है वो 1 नैनोमीटर के आकार का अर्धचालक नैनो संरचना होती है, यानी अर्धचालक एक कण होता है, अर्धचालक कण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेजस्विना वधित मस्तु बलस्य मूलम विज्ञानम वयम रक्षाम जागृतम अहिर्निशम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये किसका है? ये आपके डीआरडीओ का है, वो ध्येय वाक्य मान ले या फिर आदर्श वाक्य है। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। अगर आपको कई बार कहीं भी अगर पूछ ले बाई चांस कि इसकी किसके समायोजन से हुई थी, तो पहले इसकी जगह TDE और कौन सी DSO ये थी, ये एजेंसियां थी, तो इनको मिलाकर है वो डीआरडीओ बनी थी 1958 में। और ये आपके रक्षा मंत्रालय के अधीन एजेंसी है, रक्षा मंत्रालय के अधीन एजेंसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुपवर्तन से, ध्वनि के बहुप्रावर्तन से, ध्वनि के ध्रुवण से और ध्वनि के बहुविवर्तन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। जो स्टेथोस्कोप एक उपकरण होता है जिसका यूज किस में किया जाता है? रोगी के दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो जो स्टेथोस्कोप होता है उसको मूल रूप से जो ध्वनि होती है उसके कई बार अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कई बार अपवर्तन होगा तब ये सुनाई देगी। तो ये किस पर है? अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया से, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से, प्लाज्मोडियम विवेक्स से और प्लाज्मोडियम ओवेल से। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लाज्मोडियम मलेरिया से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अब देखिए, ये मैंने बोला था ना कि 2 से 3 क्वेश्चन है आपके इंडेक्स से बनते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें आपसे पूछ लिया कि ये है, इसमें कौन सा स्थान था, तो आपको 2023 की है वो सारी की सारी इंडेक्स है वो याद करके जानी है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4.50 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 3.50 लाख रुपए। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट है 4.5 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगर आपसे पूछ भी ले कि जो आपकी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है, पहला तो ये कि शुरू कब हुई, तो आपको बताना है कि ये शुरू हुई 30 जनवरी 2021 को। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि पहले इसको किस योजना के नाम से जाना जाता था, तो पहले ये योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि कई बार है इनका जो पहला नाम होता है, पुराना नाम होता है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, दोनों चीजें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार करवाया आपको। विश्व बैंक, अंत अमेरिकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय बैंक है। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक। इस योजना से अगर देखें तो देश के कई जल निकायों की जो मौजूदा स्थिति है उसको सुधार करने के लिए है वो इस योजना को है वो शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है, अटल भूजल स्कीम है कब? 1 अप्रैल 2020 को। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? कौन सी? 2011 के अनुसार 39.8%, 43.6%, 43.6 और 41.8, 42.4 और 41.8, 39.8 और 36.4। तो इसमें अगर भारत की बात करें वो तो रही है 39.8% सहभागिता दर, और राजस्थान की रही है 43.6%। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट।
आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत है वो कब की गई? 18 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2016 और 18 दिसंबर 2019। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ है। जो ये योजना है वो राजस्थान में 18 दिसंबर 2019 को, कौन सी? IM शक्ति योजना। इंदिरा गांधी जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसे क्या बोलती? IM शक्ति योजना। सीएम गहलोत जी ने जो राजस्थान के राज्य बजट था इस योजना में 1000 करोड़ रुपए है इसको आवंटित किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। इस योजना का नारा है अपनी योजना अपना विकास। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इसमें हमें गलत कथन बताना है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है। इसका जो नारा इसमें बता रखा है कि अपनी योजना अपनो विकास है, जो कि असंगत दिया हुआ है। अब इसमें आपको एक दो चीज़ें और याद रख सकते हो। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसके बारे में कि ये है वो कब से शुरू किया गया, तो आप याद रखना शुरू तो किया गया था ये 2018 में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसका क्या याद रख सकते हो कि ये है कब लॉन्च किया गया? तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, उसको है इसे लॉन्च किया गया। तो ये कब आता है? ये आता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो 24 अप्रैल 2018 को है वो स्टार्ट किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर किया गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किस जिले में की गई? जयपुर, जोधपुर, सीकर और अजमेर। तो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन 2 जोधपुर में। और 24 फरवरी 2021 को जब ये बजट है वो पेश किया था गहलोत जी ने, तो उस दिन है उन्होंने ये कहा था कि जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा होगी। और ये जो 2021 का अपना बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। यानी आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद है वो राजस्थान है वो दूसरा राज्य बना था जिन्होंने पेपरलेस बजट है वो पेश किया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान है पेपरलेस बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बना है देश का? तो वो दूसरा राज्य बना है। किसके बाद है? उत्तर प्रदेश के बाद। तो ये मैंने आपके 2021 का जो आपका पेपर था उसके 34 क्वेश्चन से आपको सोल्व करवाए हैं। आपकी जो आपने आज जो क्लास देखी उसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, और हमने है वो किस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी और अच्छी बन सकती है ये टेस्ट सीरीज लेने से, तो आप इस चीज़ को देखना। आज है वो मैं थोड़ा बाहर थी तो इसलिए मैं आपके लिए 34 ही क्वेश्चन लेके आई थी। मैंने सोचा कि क्लास नहीं लेते, फिर मैंने सोचा कि नहीं रूटीन ख़राब होगा, इससे अच्छा है कि क्लास है वो ले ही लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो कम हो लेकिन है कि ये तो है कि रूटीन बना रहे। आगे के क्वेश्चन है वो अगली कभी मैं क्लास है उसमें आपको करवाऊंगी। मैं आपको सारे के सारे 2021 तक जितने भी आपके RS के एग्जाम हुए हैं इन्हीं सालों के, तो वो है मैं आपको जल्द ही सोल्व करवा दूंगी सारे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए क्लास में इतना ही था। धन्यवाद।